हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जब हम जमाने की बात करेंगे ना, तो जमाना सिर्फ रिजल्ट देखेगा। आपने कितनी रातें जग कर किस प्रकार से मेहनत करके और ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, उनको उस मेहनत से, उन चीज़ों से किसी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं होगा। उनको मतलब है कि अच्छा, ये व्यक्ति जो है वो इस पोस्ट पर है, ये व्यक्ति जो है वो इस पोस्ट पर है, तो वो उनके लिए बढ़िया है कि हाँ यार, ये सर उनका बेटा जो है वो बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर उसको हीन भावना से देखा जाता है और ये बोला जाता है कि यार शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, पढ़ाई सही से नहीं किए होंगे, इसलिए एग्जाम नहीं निकला। तो वही चीज को समझाने के लिए, उसी चीज को समझाने के लिए मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने ये लाइन कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप सिर्फ अपने पंखों को खोलकर आप उड़िए, आप ऐसा उड़िए कि आप आसमान को छूइए, आप रिजल्ट लेकर आइए। और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, यही लोग जो आपके बारे में नकारात्मक नेगेटिव बातें करते हैं, वही आपके सपोर्टर बन जाएंगे। राइट। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। तो यहां पर क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनोग्रेटेड द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन इन विच सिटी। अगर हम बात करें तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कहां पर किया है, तो उन्होंने किया है शिलोंग में। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है ये है क्या। तो जब इसकी देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का जो सम्मेलन हुआ है, उसका ये सम्मेलन 20वां सम्मेलन कहां पर ओम बिरला जी ने उसका इनोग्रेशन किया है, वो किया है शिलोंग में। अब अगर मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बात करता हूं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया था 1911 और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कहां पर, लंदन में। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है किसकी, इनकी भी बात कर लेते हैं कि सर ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है। और कब से हैं, तो 2019 से। तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ओम बिरला जो है वो कब से हैं, तो वो 2019 से लोकसभा स्पीकर के पद पर पदस्थ है। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हु हैज बीन गिवन द साहित्य अकादमी पुरस्कार या अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। किसको बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इनका नाम है प्रिया एएस। प्रिया एएस को अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो बाल साहित्य पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। राइट, बात समझ में आ रही है। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी जो साहित्य है वो मलयालम भाषा में है। बात समझ में आ रही है। और जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है, उसका नाम जो है वो काफी अजीब है। तो आप नाम अगर भूलते भी हैं तो कोई समस्या नहीं, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको देखें। ठीक है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मलयालम भाषा से ये संबंधित है और केरल की बाढ़ से ये प्रेरित था। केरल में जो बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में जो सर्वनाश हुआ था, उस बाढ़ से प्रेरित ये रचना जो है वो देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है। तो आप ये याद रखेंगे। तो प्रिया एएस को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी नोमैड स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन वर्कर। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति की शुरुआत की है, और वो किसने की है, वो कनाडा ने की है। कनाडा ने क्या किया, अभी हाल ही में डिजिटल खाना बदोश रणनीति जो है उसकी शुरुआत की। अब बात आती है कि सर इससे फायदा क्या होगा, इससे करने की जरूरत क्या है और किसके लिए किया गया है। तो ये किया गया है, पहली चीज तो ये किया गया है कनाडा की अगर मैं बात करूं तो ये फॉरेन वर्कर के लिए किया गया है ना। डोमेस्टिक वर्कर के लिए ये नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर। ये किसके लिए किया गया, कनाडा ने किया है और फॉरेन वर्कर के लिए किया है। ठीक है।
दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदे के तौर पर कनाडा में ये चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर हम टेक्निकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कनाडा में समस्या ये आ रही थी कि टेक्निकल इंडस्ट्री में जरूरत होती है किसकी, स्किल लेबर की। तो स्किल लेबर की डेफिसिट होने के कारण ये इंडस्ट्री में लगातार लेबर जो है, स्किल लेबर या स्किल वर्कर जो है वो कम मिलते थे, तो यहाँ पर प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता था। तो यहाँ पर इस डिजिटल खाना बदोश रणनीति के कारण जो स्ट्रेटेजी है उसके कारण से क्या चीजें दिखेंगी कि टेक्निकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर स्किल लेबर की कमी जो है वो खत्म हो जाएगी या कमी कम होगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये लिख दूं तो ज्यादा सही होगा, कमी जो है वो कम हो जाएगी, तो आपको लेबर जो है वो मिल जाएंगे। बोले कि सर ऐसा आखिर इसमें हो क्या गया कि जो स्किल लेबर है उनकी कमी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि इस रणनीति के तहत ये बोला गया कि जो लेबर हैं उनको 6 मंथ का कनाडा में रहने का, काम करने का, वर्किंग वीजा जिसको आप बोल लीजिए, अनुमति प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो 6 महीने की एक्स्ट्रा अनुमति अगर मिल जाएगी वहां पर जो स्किल लेबर हैं तो समस्या, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, वो भी समस्या उनकी भी खत्म हो जाएगी, और जो टेक्निकल इंडस्ट्री है वहां पर जो समस्या है लेबर के कमी की, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा किसने ये रणनीति लेकर आया है, तो कनाडा लेकर आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द यूएन चीफ हैज अपॉइंटेड जू हायोलियांग of which country as the deputy chief of UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछ ये रहा है कि भाई अभी हाल ही में जो डिप्यूटी चीफ जू हायोलियांग को बनाए गए हैं वो किस देश से संबंधित हैं, वो किस देश के हैं। तो जू हायोलियांग जो है वो किससे संबंधित हैं, वो चाइना से रिलेटेड है। नाम से ही आइडिया लग गया होगा आपको। और उनको किस पोस्ट पर बैठाया गया है, वो डिप्यूटी चीफ के पोस्ट पर। बात समझ में आ रही है? किस पोस्ट पर है? डिप्यूटी चीफ पर। नाम क्या है? थोड़ा अजीब है, जू हायोलियांग। राइट, ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर ये जो यूएनडीपी है, अगर इसके बारे में थोड़ा देखें तो यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इस्टेब्लिशमेंट 22 नवंबर 1965 को किया गया है। ठीक है, कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, 22 नवंबर 1965 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है दो चीजें मैं जरूर आपको बताता हूँ, एक उसका इस्टेब्लिशमेंट, एक उसका हेडक्वार्टर। ऐसा आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी सीधे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं और पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या पूछता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका हेडक्वार्टर और उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको जरूर पता हो। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएनडीपी जो है वो करेगा क्या, तो यहाँ पर याद रखिए कि भाई ये 100 लगभग, अगर मैं बात करूँ पॉइंट की, तो 170 से अधिक देशों के लिए ये काम करता है। बात समझ में आ रही है? और कैसे काम, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूएनडीपी की, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट देगा या ऐसी चीजें करेगा जहां से पॉवर्टी रिमूविंग जैसी चीजें हो, गरीबी उन्मूलन हो। ठीक, गरीबी उस देश में कम की जा सके। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो इनइक्वालिटी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, कम करके, और समानता की समानता जैसी चीजें जो है वो स्थापित की जा सके, इक्वालिटी जैसी चीजें जो है वो यहाँ पर स्थापित की जा सके। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इंडिया हैज वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बाय डिफीटिंग होम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे भारत ने किस को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, और कहां पर हुई है, क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहली चीज तो ये कि सर ये जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है ये जीता किसने, तो इसके जो विनर है वो है इंडिया। राइट,
किसको हराकर जीता, तो रनर अप जो है वो कौन हो गया यहाँ पर, रनर अप जो है वो है आपका ईरान। तो ईरान को हराकर भारत जो है वो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीत गया है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप की, मैं बात करूं तो ये कौन सा संस्करण था, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये 9वां संस्करण था। कभी कभी ये पूछ ले कि कौन सा संस्करण हुआ है, तो ये 9वां संस्करण है। बात समझ में आ रही है। और इसकी खास बात क्या है इस संस्करण की, ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप जब जब हो रही थी, तो इसकी खास बात ये है कि ये जैसे 9 बार हुई है, तो इस 9 बार में अगर आप देखेंगे तो 8 बार तो कौन जीता है, वो जीता है इंडिया। मजबूती देख रहे हैं आप यहाँ पे। और 1 बार कौन जीता है, वो जीता है ईरान। बाकी टीम जो है उनका तो कहीं पर नामो निशान नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, ये 9वां संस्करण है, 8 बार भारत जीता है और 1 बार जो है वो कौन जीता है, वो जीता है ये ईरान जीता है। अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन का नाम था इंडिया की तरफ से, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंडिया के कैप्टन थे पवन सहरावत। पवन सहरावत, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो ये भी नाम जरूर याद रखेंगे आप। बात समझ में आ रही है। तो इंडिया के कैप्टन कौन थे, इंडिया के कैप्टन जो है वो पवन सहरावत थे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और एक पॉइंट और देख लीजिए कि सर कितनी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, तो 6 टीम, जिसमें पाकिस्तान भी थी। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? कौन सा इंडेक्स है, देखिए इंडेक्स वगैरह से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है वो, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो भारत जो है वो 67वें स्थान पर है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 67 है, राइट। क्वेश्चन आता है सर कितने देशों में, तो टोटल कंट्री के जो इंडेक्स में टोटल कंट्री की रैंकिंग डिसाइड की गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल कंट्री की थी यहाँ पर 120। तो 120 देशों में भारत का जो स्थान लगा है यहाँ पर, वो कौन सा है, वो 67 नंबर का है। बात समझ में आ रही है। टॉप कंट्री या फर्स्ट पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें टॉप पर कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर है स्वीडन। बात समझ में आ रही है। 120 देशों में पहले नंबर पर स्वीडन है, 67वें नंबर पर भारत है। बोले सर और जरूरत ही नहीं है हमको बाकी चीजों को याद करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड, अगर यहाँ पर आप देखिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए जिसको आप WEF कहते हैं, राइट। तो WEF के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर मैं आपको कहूं, तो इस पॉइंट को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक चीज कही है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको जानना जरूरी है। और उसने ये बोला है कि भाई विकासशील देशों या डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री में भारत जो है वो सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंट्री है, ये तो पता है। लेकिन तेजी से ग्रोथ करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप इन्वायरमेंट को एकदम नुकसान ही पहुंचाते जाएंगे। तो यहां पर WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो अपना ग्रोथ रेट भी बनाए हुए है, जो अपना डेवलपमेंट जो है वो भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो कार्बन के एमिशन को कम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। वो क्या कर रहा है, कार्बन एमिशन को कम कर रहा है। ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ में आना पड़ेगा। अब बात आती है सर ये कार्बन एमिशन और ये सारी चीजें क्या है, जीरो नेट जीरो जो है वो क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई हुई हैं, राइट। आप जाके क्लासेस देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन से नंबर पर है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 67वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। TS सिंहदेव हैज बीन इलेक्टेड एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अगर मैं बात करूं कि TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, फोटो देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि TS सिंहदेव जो हैं वो कहाँ के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो वो उसी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है, उनका नाम है, इनको आप पहचानते ही होंगे, उनका नाम है भूपेश बघेल। और यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं
कि डिप्यूटी सीएम कौन है, तो डिप्यूटी सीएम है अभी अभी अपॉइंट हुए हैं टीएस सिंहदेव। काफ़ी न्यूज़ में भी थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फिलहाल इतनी चीज़ें ही अनिवार्य हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, विश्व जूनोज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जूनोज आखिर होता क्या है या जूनो क्या होता है ना, ये तो हम देखेंगे ही। तो आप ये समझ लीजिए कि जूनोटिक रोगों के अवेयर, जूनोटिक रोगों से संबंधित या जो डिसीज है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हर साल 6 जुलाई को, अगर आप देखेंगे तो हर साल 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर ये जो जूनोज डे है ये मना तो लिए है ना, लेकिन ये जूनोटिक डिसीज आखिर होती क्या है। बात समझ में आ रही है। सर हमने ये तो देख लिया कि हाँ किस दिन मनाया जाता है, लेकिन ये जूनोटिक डिसीज जो है वो होती क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जूनोटिक रोग किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। अब यहाँ पर जो डायग्राम है पहले आप उसको देखिए। यहाँ पर आप डायग्राम है, यहाँ मानव दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ साइड में आप क्या देख रहे हैं, कुछ पशु पक्षी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि सर ये ऐसी बीमारी है जो जानवरों या कीड़ों मकोड़ों से क्या होता है, मनुष्यों में फैलती हैं। तो जूनोटिक रोग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे रोग हैं जो जानवरों या कीड़े मकोड़ों से मानव में आते हैं। कीड़े मकोड़ों से मानव में होते हैं। तो ऐसे रोग जो जानवरों या कीड़े मकोड़ों से मानव में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। अब बोले कि सर ये 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो एक चीज याद रखिएगा कि एक नाम है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर का नाम तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताने की आवश्यकता तो नहीं है मुझे। लुई पास्चर ने 1885 में 6 जुलाई 1885 एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, रेबीज का पहला टीका लगाया था। रेबीज का पहला टीका लगाया था, ठीक है। इसीलिए 6 जुलाई को हर साल क्या करते हैं, इस जूनोटिक बीमारियों के लिए अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड जूनोज डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर ये जो रेबीज डिसीज है ये किसकी वजह से होता है, किसके काटने की वजह से, क्या खाने की वजह से, किसकी वजह से, आप मुझे फटाफट कमेंट करके ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बार बार नाम आ ही रहा है, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन वो सीरीज, वो चैंपियनशिप जो थी वो दूसरी थी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको व्यक्ति सेम दिखाई देगा, आपको मैक्स वर्स्टापेन ही दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो चैंपियनशिप उन्होंने जीती है वो अलग नजर आएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, किसने जीती है। पहली चीज तो ये कि ये संबंधित किससे है, ये संबंधित है फॉर्मूला 1 से, राइट। ये किससे संबंधित है, ये फॉर्मूला 1 से संबंधित है। और ये किसने जीती है, ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। बात समझ में आ रही है। तो ये किसने जीती है, ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। अब बात ये आ रही है कि सर हमने इनका नाम तो पहले भी सुना है ना, तो आप कहाँ कहाँ इनका नाम सुने हैं वो मैं अभी फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कनाडा, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन, 4 आप नाम याद रखिए। क्या क्या, कनाडा, स्पेनिश, मोनाको, और बहरीन, राइट। अब बोले सर ये है क्या, तो जैसे आप क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स देख रहे हैं ना, तो आप कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इन सभी का खिताब जो है वो अभी लेटेस्ट किसके पास में है, वो है मैक्स वर्स्टापेन।
ठीक है। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ही नहीं, आप ये भी याद रखेंगे कि सर कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश मोनाको और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता है अभी हाल ही में? वो मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। गवर्नमेंट अलाउड इंडियन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर ऑन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेटिंग एट IFSC और IFSC इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरकार निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में कुछ चीजों के बारे में बताया है। अब क्या है वो, उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि सरकार भारतीय कंपनियों को IFSC में संचालित विदेशी एक्सचेंजों पर अपना हिस्सा सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है। IFSC किस राज्य में स्थापित किया गया है? अब यहां पर आप ये याद रखिए कि IFSC किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो IFSC को स्थापित किया गया है, राज्य अगर पूछ रहा है तो आप वहां पर बोलेंगे सर ये गुजरात में स्थापित है। और अगर आपसे सिटी पूछ रहा है तो आप यहां पर बोलेंगे गुजरात में गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप गांधीनगर के नाम से जानते हैं, राइट। जिसको आप किस नाम से जानते हैं? आप गांधीनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको? अब देखिए IFSC कहाँ स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप गांधीनगर कहते हैं। IFSC की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर कहते हैं इसको। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, क्योंकि एक IFSC जो है वो बैंकिंग में भी दिखाई देता है, एक IFSC आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कुछ और जगहों पर दिखाई दे। इसलिए यहाँ पर जो IFSC का मतलब है वो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। अब यहां पर देखिए वापस से आते क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसी मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इंडियन कंपनी को कि वो अपने शेयर को फॉरेन एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हैं। और कैसे फॉरेन एक्सचेंज? जो IFSC के द्वारा या IFSC में ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो उनमें आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, एक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम ADR, GDR और IDR कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले क्या होता था, जब तक ये परमिशन नहीं थी, तो पहले क्या होता था कि अगर इंडिया के लिए IDR काम करता था। ADR का मतलब होता है कि अगर अमेरिका के बाहर की कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को बेचना चाहती हैं तो वो ADR का यूज करती हैं। यूरोप के बाहर की कंपनियां जो है वो ऐसा करने के लिए GDR का यूज करती है, और इंडिया की बाहर की कंपनी जो है वो IDR का यूज करती है। बात समझ में आ रही है? अब फॉरेन एक्सचेंज पर जो IFSC में है उसमें अपने शेयर को लिस्ट करने के लिए सरकार ने परमिशन चूंकि दे दी है, और वो कहां पर मतलब स्थापित है? तो वो IFSC जो है वो गुजरात में स्थापित है। तो आप IDR भी जरूर याद रखिए कि इंडिया के टर्म में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो काम करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एज पर द SBI रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, अगर आप देखेंगे इसको तो डेटा जो है वो बहुत ही बड़ा है, और अगर ऐसी संभावना है तो समझ लीजिए कि बहुत खुशनसीब हैं, और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2027 तक किस पोजीशन पर पहुंच जाएगी। तो ये अनुमान लगा रही है SBI रिपोर्ट कि वो किस पोजीशन पर पहुंचेंगी? वो पहुंचेंगी तीसरी स्थिति में। बात समझ में आ रही है? तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर और आएगी। बात समझ में आ रही है? तो 2027 तक, ये याद रखना है कि सर कब तक का ये अनुमान है, तो बोल रहे हैं 2027 तक में। ठीक है, 23 चल रहा है, 4 साल के बाद 25 तक हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, और उसके बाद हम 2 साल के बाद ये मान के चल रहे हैं इनके आधार पर कि भारत जो है वो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगा, और 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ये अनुमान है। बात समझ में आ रही है? ये अनुमान है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको कि सर अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें GDP के बेस पर तो कौन सी है, तो वो है USA। ठीक है, और सेकंड पे है चाइना ऑन द बेसिस ऑफ GDP, राइट। और अगर मैं PPP के बेसिस पर बात करता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चाइना,
यूएसए, और इंडिया 5th पोजीशन से यहाँ से उठकर कहाँ आ जाता है, तीसरे नंबर पर यहाँ आ जाएगा इंडिया। अब ये जो अनुमान लगाया गया है वो किस बेसिस पर लगाया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बेस्ड ऑन एक्चुअल जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें बेस्ड ऑन एक्चुअल जीडीपी के बेस पर यह अनुमान लगाया गया और 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में माना जा रहा है। राइट, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता ही है किसने डेवलप किया है, क्या है, कब मनाया जाता है, फटाफट मैसेज करके आप इसका आंसर दे दीजिए। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।